सो वेलकम गाइस। तो आज हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है और उसको हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो क्या होता है गाइस, है ना। अगर मान लो कोई स्टार्टअप है, फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप है, ठीक है। एक स्टार्टअप कंपनी जिसने भी अगर नया नया अपनी कंपनी खोली है उसने, ठीक है। तो उसका कोई बिजनेस आइडिया है, राइट। अब उस बिजनेस आइडिया को बताने के लिए उसको क्या करना है, उसको एक वेबसाइट क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? वेबसाइट, ठीक है। उस वेबसाइट में वो क्या बताएगा? उस वेबसाइट में ये बताएगा कि ये कि वो ऐसे बताएगा कि ये हमारी कंपनी है। वो खुद की कंपनी के बारे में सब कुछ बताएगा कि ये कंपनी कब बनी है, इस कंपनी का पर्पस क्या है, हम हमारी कंपनी में क्या क्या फीचर आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसको कैसे परचेज कर सकते हो, आपको सपोर्ट, मतलब सब कुछ बताएगा इस पेज के अंदर, ठीक है। जो कि हर कंपनी करती है। हर कंपनी का कोई ना कोई एक वेबसाइट होता है जहाँ पे वो अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है। सब कंपनी का कहाँ का ब्रांच है, कंपनी के कितने एम्प्लॉयज है, या मल्टीपल डिटेल्स जो भी कंपनी को बतानी होती है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये स्टार्टअप है, नया लॉन्च हो रहा है। अब ये स्टार्टअप क्या क्या सर्विस ऑफर कर रही है उसके लिए क्या कर रहा है, इसने एक पेज बना दिया, ठीक है। अब क्या है, कंपनी को क्या करना है, इस पेज को लाइव करना है। इस पेज को मान लो या इस प्रोजेक्ट को लाइव करना है। एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसको क्या करना है, लाइव करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि इस वेबसाइट को हम लाइव कहाँ करें, ठीक है। तो लाइव तो कंपनी कहीं भी कर सकती है। अगर वो स्टार्टअप है तो क्या करेगी, वो खुद का तो नहीं बनाएगी डेटा सेंटर, क्योंकि उसका उतना कॉस्ट ही नहीं होगा कि भाई बजट होना चाहिए ना उतना खुद का डेटा सेंटर बनाया वहां पे करे। तो क्या करेगी वो, क्लाउड, कोई भी क्लाउड यूज करेगी, ठीक है। मान के चलते उसने AWS क्लाउड यूज किया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, इस वेबसाइट को जो ये बना रहे हैं वेबसाइट, उसको क्या करना है, लाइव करना है। तो क्या करेंगे वो लोग क्या करेंगे, उस कोड को कहाँ डालेंगे, उस कोड को डालेंगे वो एक मशीन पे, ठीक है। एक मशीन पे। हमारे केस में क्या हो गया, हमारे केस में हो गया EC2, ठीक है। अब इस EC2 पे इस वेबसाइट का कोड वो लोग कैसे डालेंगे, वो हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब इसमें सिंपल ये नहीं कि कोड उठा के कैसे डाल दिया, ठीक है। पूरा सिनेरियो समझेंगे कि क्या क्या सिनेरियो है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। अब मान लो इस कंपनी का जो वेबसाइट है, डेवलपर ने क्या करा, इस कंपनी में मान लो दो डेवलपर है, इन दोनों डेवलपर ने क्या करा, एक कोड लिखा, ठीक है। एक वेबसाइट क्रिएट करी अपनी खुद की कंपनी की। उस वेबसाइट को उन्होंने क्रिएट करके कहाँ डाल दिया, गिटहब पे डाल दिया। क्योंकि कोड को कहीं सेव तो करना पड़ेगा ना, लोकल पे तो रख नहीं सकते। कल को मशीन गई तो कोड भी गया। तो ये लोग क्या करते हैं, गिटहब में कोड को पुश करते रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक बंदा किसी एक फीचर पे काम कर रहा है, दूसरा किसी एक फीचर पे काम कर रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, गिटहब में पुश करते रहेंगे, ठीक है। अब गिटहब में कोड पुश हो गया उनका, मान लो कि पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, उन्होंने लोकल पूरा टेस्ट कर लिया और लोकल पे उनको पूरा अपना पेज दिख रहा है, पूरा वेबसाइट का सब कुछ दिख रहा है। अब करना है इसको लाइव। लाइव करेंगे तो क्या करेंगे, ऑप्स की टीम के पास जाएंगे। मान लो इस कंपनी में कोई होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है, तो वो इनसे पूछेगा कि आपका कोड क्या है, ठीक है। आपका जो कोड है वो किस लैंग्वेज में है? तो उन्होंने बोला कि हमारा सिंपल सा कोड है, वेबसाइट है और कुछ नहीं, जो कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन बताएगी। इसका मतलब हो गया कि इनका जो है कोड वो है स्टैटिक कोड, मान के चलो। क्या है वो, स्टैटिक कोड। स्टैटिक कोड मतलब क्या हो गया, इनके कोड में सिर्फ HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, ये सब चाहिए। मतलब इनके कोड में कोई रन टाइम की जरूरत नहीं है। मतलब कि इनका ऐसा कोड है जो कि नॉर्मली ब्राउजर पर जाके रन हो जाएगा, उसको ब्राउजर एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। वो तो हो गया इनका स्टैटिक कोड। अब उसको उन्होंने बोला कि हाँ ये स्टैटिक कोड है, इसको हमको क्या करना है, डिप्लॉय करना है। ये ऑप्स टीम ने पूछा इनसे, डेवऑप्स की टीम ने पूछा, ठीक है। तो डेवऑप्स की टीम ने सोचा एक काम करते हैं, इनका तो स्टैटिक कोड है तो इसको अपन डाल देते हैं कहाँ पे, EC2 पे, ठीक है। EC2 पे डाल देते हैं। अब गिटहब से लेकर उनको डालना है EC2 के ऊपर, समझना। उनको गिटहब से कोड डालना है किसके ऊपर, EC2 के ऊपर। अब इस गिटहब के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोड लिखा हुआ है, उसको वो EC2 के अंदर कैसे डालेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वही कोई कमांड रन करेंगे चल जाएगा, नहीं। अगर वो गिटहब से इस कोड को EC2 के अंदर डालेंगे तो गिटहब को इस AWS का एक्सेस तो होना चाहिए, करेक्ट। गिटहब को इस AWS का एक्सेस तो होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल अप्रोच है, मैं पहले एक एक स्टेप करके अपन मल्टीपल अप्रोच देखेंगे, क्या क्या और भी अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं पहला अप्रोच। पहला अप्रोच क्या है, गिटहब क्या करेगा, जो भी स्टैटिक का जो भी इनका कोड होगा उसको डालेगा AWS के ऊपर। बट उसके लिए क्या होगा, गिटहब को AWS का एक्सेस लगता है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, AWS के अंदर IAM यूजर क्रिएट कर देंगे, बराबर। एक IAM यूजर क्रिएट कर देंगे, उस IAM यूजर का एक्सेस की और सीक्रेट की लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, गिटहब में जाएंगे और गिटहब में डाल देंगे। क्वेश्चन आता है कि सर गिटहब कैसे डिप्लॉय करेगा, गिटहब को हम कैसे बताएंगे कि कोड डालना है, कहाँ डालना है।
तो गिटहब में अगर आपको CI/CD का काम करना है तो उसमें होता है गिटहब वर्कफ्लो। ठीक है, क्या होता है? गिटहब वर्कफ्लो या फिर गिटहब एक्शन। ठीक है, गिटहब वर्कफ्लो या फिर गिटहब एक्शन। वो क्या करता है, उसको हम ये बताते हैं कि हमको ये स्टेप परफॉर्म करना है। ठीक है, उसको मैं ऐसे बोलूंगा कि सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना है, मेरी ब्रांच से मेरा जो रेपो है उससे गिट आपको कोड चेकआउट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको AWS के अंदर लॉगिन करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमने कोड बनाया ना उसको आपको क्या करना है EC2 के अंदर जाके आपको डिप्लॉय करना है। तो ये मैं कहाँ बताऊंगा, ये मैं गिटहब एक्शन को बताऊंगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल लिखेंगे जो कि गिटहब समझता है। ठीक, जो कि गिटहब समझता है। तो यहाँ पे मैं वो स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब गिटहब AWS के पास जाएगा तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट के लिए हम क्या करेंगे, IAM यूजर या तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर IAM यूजर क्रिएट नहीं करना तो एक और अच्छा ऑप्शन है रोल। ठीक है, और अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी ना कभी भी IAM यूजर यूज नहीं करेगी। आइडल अप्रोच यही है। ठीक है, रिकमेंडेड रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि IAM यूजर कभी यूज नहीं करना है। अगर कोई थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर कोई थर्ड सर्विस प्रोवाइडर है उसमें अगर मुझे AWS को एक्सेस करना है तो मैं IAM यूजर कभी यूज नहीं करूंगा। ये मैंने अपने AWS का जो अपना सीरीज चला उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा रोल। अब क्वेश्चन ये है कि ये गिटहब इस रोल को कैसे कैसे यूज कर पाएगा, कैसे यूज कर पाएगा ये गिटहब इस रोल को। बराबर है, कैसे यूज कर पाएगा, क्योंकि जो रोल होता है वो तो हम देखते हैं ना कि यार अगर AWS के अंदर है तो वो सर्विस टू सर्विस यूज होता है कि भाई एक सर्विस दूसरे सर्विस को यूज करी तो रोल यूज कर लो। ठीक है, बट कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड प्रोजेक्ट है, कोई वेंडर है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, वो AWS को एक्सेस करना चाहता है, तो मैं क्या यूज करूंगा, रोल। अब आपने रोल बना दिया, अब इस रोल को गिटहब कैसे यूज करेगा, तो इस रोल को गिटहब यूज करेगा बाय यूजिंग वेब आइडेंटिटी। बाय यूजिंग वेब आइडेंटिटी, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें होता है OIDC। ठीक है, ओपन आईडी डायरेक्ट कनेक्ट करके। तो गिटहब क्या करेगा, इस रोल को अज्यूम करेगा। ठीक है, और इस रोल को क्या करेंगे हम लोग, परमिशन देंगे। किसकी परमिशन देंगे, EC2 की परमिशन देंगे। मान के चलो, किसकी देंगे, EC2 की परमिशन देंगे कि EC2 के अंदर हमको कोड डिप्लॉय करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो कंपनी ने बोला कि उनको तो एक वेबसाइट क्रिएट करनी, समझना अभी चीज को। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी हमारा रोल क्रिएट हो गया। ठीक है, हमारा रोल क्रिएट हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये कि मान लो उस गिटहब एक्शन में मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मेरा गिटहब है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, AWS है। उस गिटहब में मैंने क्या लिखा कि जो भी मेरा कोड है उसको पुश कर दो कहाँ पे, EC2 के अंदर। EC2 के अंदर। अब आपको पता होगा कि गिटहब, अगर मैंने इस गिटहब को मैंने बोला कि आप AWS का एक रोल अज्यूम कर लो और उस रोल के अंदर मैंने EC2 की परमिशन दे दी, तो उससे क्या होगा, अगर मुझे EC2 के अंदर कुछ काम करना है तो परमिशन से क्या होगा, राइट। EC2 की परमिशन तो आप तब देते हो ना जब आपको EC2 के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, करेक्ट। तब आप EC2 की परमिशन देंगे। अब मैं इस रोल को EC2 की परमिशन क्यों दूं, गिटहब को रोल की जरूरत ही क्या है, मुझे तो क्या करना है, मेरा जो कोड है स्टैटिक कोड वो तो मुझे कहाँ डालना है, EC2 के अंदर। अगर इस गिटहब के पास इस EC2 का पब्लिक IP एड्रेस हो जाए, समझना, अगर इस गिटहब के पास ये जो मेरा EC2 है AWS के ऊपर जो रन हो रहा है, इसका पब्लिक IP मिल जाए और एक SSH करने के लिए इस सर्वर का जो पब्लिक की और प्राइवेट की वजह से प्राइवेट की मिल जाए, तो क्या मेरा जो गिटहब है वो इजीली इस मशीन के अंदर SSH कर लेगा और कोड को डाल देगा। तो इसमें तो रोल की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें तो रोल की जरूरत ही नहीं, मैं रोल क्यों क्रिएट करूँ, मेरे को रोल की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, इस मशीन का पब्लिक IP और प्राइवेट की, ठीक है, दो चीज लगेगा। मैं क्या करूंगा, SSH की कमांड लिखूंगा, SSH-I। ठीक है, इनपुट फाइल कौन सा है, मैं यहाँ पे अपनी प्राइवेट की पास करूंगा, यहाँ पे मैं यूजर दूंगा @ और IP एड्रेस दूंगा इसका, इसका इस मशीन का। मैं इसके अंदर लॉगिन करूंगा, लॉगिन करके क्या होगा, जो भी मेरे पास कोड होगा वो मैं डाल दूंगा जिस फोल्डर में डालना है। बट दिस इज नॉट अ आइडियल अप्रोच। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ही होगा कि सर इस पे तो मेरा वेबसाइट रन हो रहा है, इसमें मेरा वेबसाइट रन हो रहा है और ये मशीन को मैंने पब्लिक IP दे दिया। ठीक है, इसका मतलब ये मशीन तो पब्लिक सबनेट के अंदर चल रही है।
पब्लिक सबनेट के अंदर चल रही है। ठीक है, कल को मान लो इसके अंदर कुछ भी हो गया, पब्लिक आईपी है इस मशीन के पास और इसका मैंने की यहाँ पे शेयर कर दिया, कल को मान लो गिटहब कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इस मशीन के अंदर जाके तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। दूसरा, ये पब्लिक आईपी में चल रहा है। और इंडस्ट्री क्या बोलती है, आपके जो भी कोड होते हैं अगर वो EC2 पे डिप्लॉय होते हैं ना, तो वो EC2 को अपन कभी भी पब्लिक आईपी पे नहीं चलाते। दिस इज नॉट अ आइडियल वे, राइट, क्योंकि वो एक्सपोज हो रखा है उसमें आपको। क्यों मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको अलाउ करना पड़ेगा ऑल ट्रैफिक। HTTP पोर्ट से आया, ठीक है, तो उसको अलाउ करो, HTTP पोर्ट से आया तो उसको अलाउ करो। ठीक है, बट कभी भी अगर आप आपका मशीन लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, मशीन लॉन्च कर रहे हो या फिर आपका वेबसाइट आपको होस्ट करना है, तो क्या करोगे, वो जो सर्वर है वो हमेशा प्राइवेट सबनेट में होना चाहिए और उसके पीछे होना चाहिए आपका लोड बैलेंसर। ठीक है, अब मान के चलो कि सर हमको ये सब नहीं चाहिए, लोड बैलेंसर ये सब नहीं चाहिए, हमारा तो मान लो टेस्ट एनवायरनमेंट है, हमको टेस्टिंग करना है, हम तो क्या करेंगे, पब्लिक आईपी ठोकेंगे यहाँ पे। ठीक है, उस पब्लिक आईपी को क्या करेंगे, इसका क्या, इसका क्या देंगे, एक्सेस देंगे। ठीक है, इस गिटहब को मैं एक्सेस दूंगा पब्लिक आईपी और प्राइवेट की दे दूंगा, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से यूज करूंगा। तो पहला इसका डिसएडवांटेज ये है, कल को ये की कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपका मशीन गया, क्योंकि आपने उसको परमिशन दे रखी है आने के लिए। दूसरा ये है, आपने अगर इस मशीन में पब्लिक आईपी अटैच कर दिया, पब्लिक आईपी अटैच कर दिया, कल को मान लो लोड बढ़ गया तो ये मशीन तो बैठ जाएगा, ये मशीन तो बैठ जाएगा ना। अगर आपने उसको लाइव कर दिया, मान लो आपका स्टार्टअप ही हो, लोगों को पसंद आ गया आइडिया, अब मान लो कि एक साथ ही 1 लाख लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया, ये मशीन आपको लगा कि भाई चलो मुश्किल से 10,000 लोग आएंगे, कल को 1 लाख आ गए, ये मशीन तो बैठ गया, आपके पेज ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। फटाफट से यूजर जज कर लेगा, यार इसका तो वेबसाइट ही प्रॉपर नहीं चल रहा, तो क्या देगा ही हमको सर्विस। समझ रहे हो, क्या देगा ही हमको सर्विस। तो अब आएगा आपका इंफ्रा कि भाई अब बनाओ दो, अब बनाओ लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर के पीछे डालो मशीन, मशीन के पीछे डालो ऑटो स्केलिंग, अगर लोड बढ़ेगा तो ऑटो स्केलिंग नया मशीन ऐड कर देगा। अब आ गया ना वो केस अपना जहाँ पे हमको मल्टीपल मशीन चाहिए। अब इस केस में अगर आप सारी मशीन को पब्लिक आईपी दोगे, क्या मतलब है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं ना। आप तो क्या कर रहे हो, इसको पब्लिक आईपी दे रहे हो, इसको पब्लिक आईपी दे रहे हो, इसको पब्लिक आईपी दे रहे हो, आप तो कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो पब्लिक आईपी देके। दूसरा, अगर आपको कोड डिप्लॉय करना है और आपके इन तीनों मशीन का पब्लिक आईपी डिफरेंट है, तीनों का सेम नहीं, तीनों का डिफरेंट है, तो आपको तीनों मशीन में एक एक करके लॉग इन करना पड़ेगा, तीनों में कोड डिप्लॉय करना पड़ेगा। कल वो 10 मशीन 10 में कोड डिप्लॉय करोगे, इसका मतलब तो कंसिस्टेंसी रही नहीं, पहले कोड इसमें जाएगा फिर 5 मिनट इसमें जाएगा, आधे यूजर को इसका फंक्शनलिटी दिख रहा है, आधे को इसका नहीं दिख रहा, कई लोगों को नहीं दिख रहा, कई बोल रहे हैं हमको दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा, कंसिस्टेंसी नहीं है। समझ रहे हो, तो ये ड्रॉबैक है इनका, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये पब्लिक आईपी का अप्रोच तो बेकार गया, इसका मतलब मैं SSH करके तो कोड को नहीं भेज सकता, SSH करके तो मैं कोड को नहीं भेज सकता। ठीक है, तो अब क्या करें, अब दूसरा ऑप्शन आता है रोल। अब मुझे क्या यूज करना है, रोल यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं रोल यूज करूंगा किसका, AWS का। अब इस रोल को कैसे यूज, अब ये तो हमने देखा है अभी तक, जो हमने देखा है ये देखा है कि हम लोग रोल क्रिएट करते हैं किसी सर्विस को, कोई सर्विस अगर किसी और सर्विस को कॉल यूज करना चाहते तो वहां पे रोल क्रिएट करते हैं, परमिशन देते हैं कि इस रोल को यूज करो और आप परमिशन लो। ठीक है, EC2 पे रूल अटैच करते हैं, कोड में रूल अटैच करते हैं, किसी सर्विस को परमिशन चाहिए किसी और सर्विस की, तो उसमें मतलब उसके लिए काम आता है रोल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये तो थर्ड पार्टी हो गया, ये तो कोई और वेंडर हो गया, कोई और प्रोजेक्ट हो गया, कोई और सर्विस हो गया, ये सर्विस इसको कैसे कॉल करेगी बाय यूजिंग रोल। ये कैसे होता है, ये हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब देखेंगे, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है वेब आइडेंटिटी, वेब आइडेंटिटी करके होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल मतलब फेडरेटेड यूजर, हमारे लिए कौन हो गया, गिटहब हो गया, अगर वो एक्सेस करना चाहे AWS को, तो कौन से टाइप का रोल क्रिएट करना पड़ता है, वेब आइडेंटिटी। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब इसने क्या है, रोल यूज किया, अब इसने रोल यूज कर लिया। अब उस रोल के अंदर, ठीक है, अब मैंने वो रोल यूज कर लिया, अब उस रोल के अंदर मैं क्या करूंगा, करेक्ट, क्योंकि मैं EC2 के अंदर तो जा ही नहीं पाऊंगा ना यार, क्योंकि पब्लिक आईपी मैंने दिया ही नहीं। जब मेरे पास ये मशीन है, इन्हें मैंने पब्लिक आईपी दिया ही नहीं, तो मैं फिर रोल यूज कर लिया, ठीक है, बट कोड को कैसे डालू EC2 के अंदर। कोड को तो आप EC2 के अंदर तभी डाल सकते हो जब आपके पास पब्लिक आईपी हो या प्राइवेट की हो, आपके पास वो दोनों ही नहीं है। अब कैसे जाएगा, क्वेश्चन आता है कि कोड अब कैसे जाएगा EC2 के अंदर, क्योंकि EC2 तो क्या है, प्राइवेट, एकदम सिक्योर है मेरा EC2। समझ रहे हो, देखना 1 मिनट रुको, थोड़ा और क्लियर करता हूँ ताकि पढ़ने में मजा आए।
एक मिनट। ठीक है। ठीक है, तो ये EC2 है मेरे पास, दो EC2 है। ठीक है, और ये किसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है लोड बैलेंसर। ठीक है, ये मेरा लोड बैलेंसर है। और जो यूजर है वो इंटरनेट से क्या करेंगे, इस पे आके हिट मारेंगे लोड बैलेंसर पे। ये मैं प्रोजेक्ट कवर कर चुका लोड बैलेंसर, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और वो आना ही चाहिए, अगर आप AWS में काम करोगे, वो नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे वेबसाइट काम करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसको जरूर पढ़ना। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि भाई गिटहब कैसे, गिटहब एक्शन जो हम करेंगे यूज, ठीक है, वो कैसे डाले EC2 के अंदर कोड। ये पब्लिक की तो है नहीं, प्राइवेट की है नहीं। अब क्या ऑप्शन बचा है, अब एक ऑप्शन ये बचा है कि अगर मैं, समझना, अगर मैं, मेरा जो स्टैटिक कोड है उसको मैं, ठीक है, मेरा जो स्टैटिक कोड है उसको अगर मैं डाल दूं किसके ऊपर, S3 के ऊपर, एक बकेट क्रिएट करूंगा। ठीक है, समझ रहा, एक बकेट क्रिएट करूंगा। उस कोड को क्या करूंगा, मैं बकेट के अंदर पहले डालूंगा। फिर क्या करूंगा, मैं EC2 को बोलूंगा कि आप कहां से कोड को उठा लो, आप कोड को उठा लो S3 से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर गिटहब को S3 का एक्सेस कहां से मिलेगा। अभी हमने देखा गिटहब क्या यूज करेगा, रोल। इस रोल को हम क्या करेंगे, S3 की परमिशन देंगे। तो अब क्या होगा, गिटहब कोड डालेगा किसके अंदर, S3 के अंदर। गिटहब खुद ही बोलेगा कि S3 के अंदर कोड जाएगा। फिर क्या बोलेगा गिटहब कि ना, अब EC2 क्या करेगा, इस S3 से आके कोड को उठा लेगा। अब मान लो कल को आपके पास 10 EC2 है ना, तो वो जो EC2 जब S3 से कोड उठाएगा ना, तो 10 के 10 EC2 एक साथ ही कोड उठाएंगे। ठीक है, एक साथ ही कोड उठाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कोड यहाँ पड़ा रहेगा ना, वो सब पे पड़ा रहेगा। इसका मतलब कंसिस्टेंसी रहेगी आपके कोड में, क्योंकि सारी की सारी मशीन एक ही जगह से, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से ही आपके कोड को पिक कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर EC2 कैसे कोड को पुश करेगा, मतलब EC2 कैसे कोड को पुल करेगा, या फिर गिटहब एक्शन कैसे S3 में जो कोड पड़ा हुआ है उसको उसमें डालेगा, किसके अंदर डालेगा, EC2 के अंदर डालेगा। तो उसके लिए एक सर्विस होती है विच इज कॉल्ड सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर एक सर्विस होती है, ये सर्विस इतनी यूज होती है, इतनी यूज होती है AWS के अंदर। ठीक है, बहुत यूज होती है, बहुत काम की सर्विस है। तो इसके अंदर एक एक सर्विस होती है, इसके अंदर इस सब सर्विस बोल के मान मान के चलो, रन कमांड करने की। ठीक है, ये सब मैं अपने AWS क्लास में जो हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट, उस सॉरी प्रोजेक्ट क्या, सीरीज, उसमें सब कवर करूंगा मैं। ठीक है, तो रन कमांड करके होती है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे गिटहब एक्शन में लिख दूंगा एक चीज कि EC2, गिटहब एक्शन में मैं बोल दूंगा कि AWS का SSM, SSM सर्विस के अंदर रन कमांड को कॉल करो। वो रन कमांड क्या करेगा, सारे EC2 पे इस S3 से क्या करेगा, कोड को जाके पुल कर लेगा। सिंपल, S3 से जाके क्या करेगा, कोड को पुल कर लेगा। और वो कमांड पैरेलली चलेगी सारे EC2 पे। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास 3 EC2, तो तीनों पे पैरेलल चलेगी वो कमांड। अब क्वेश्चन आता है कि सर गिटहब कैसे इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। भाई हमारे पास रोल है, इस रोल को हम क्या देंगे, परमिशन। किसकी परमिशन देंगे, सिस्टम मैनेजर की, रन करने के लिए सिस्टम मैनेजर रन कमांड की परमिशन देंगे इस रोल को। तो क्या होगा, अब आपका कोड क्या होगा, कहां चल जाएगा, EC2 के अंदर। अब क्या हो गया, अब लाइव हो गया। EC2 के अंदर आपका कोड चला गया ना, अब तो लाइव हो गया। अब जैसे आपका कोड गया, आप क्या करो, लोड बैलेंसर पे जाके आपका जो भी पब्लिक IP है, ठीक है, लोड बैलेंसर का जो भी आपने डोमेन क्रिएट किया है, या फिर इस समय कवर कर चुका लोड बैलेंसर का पूरा पार्ट, वो आप देखना तब आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो जो भी आपने आपकी वेबसाइट के लिए डोमेन या सब डोमेन सोच के रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोच के रखा है DevOpsin.com, तो उसको हिट करोगे तो क्या होगा, आपको कंपनी का वेबसाइट खुला हुआ मिलेगा। बट अभी भी बहुत लोगों के क्वेश्चन में, माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने बताया कि हम स्टैटिक कोड यूज कर रहे हैं, मतलब हमारा कोड क्या स्टैटिक है, मतलब उसको किसी रन टाइम की जरूरत नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हुआ रन टाइम। रन टाइम मतलब मान लो अगर मैं जावा का मैं कोड लिख रहा हूं, तो जावा के कोड को मुझे रन करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, उसको रन टाइम की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब स्टैटिक कोड वो होता है जो ब्राउजर खुद ही एग्जीक्यूट कर देता है, विच इज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, उसको ब्राउजर खुद ही रन कर देता है। तो कोई रन टाइम की जरूरत नहीं पड़ रही। जब मेरा कोड स्टैटिक है सर, तो मैं EC2 के यूज कर रहा हूँ, मैं क्लाउड फ्रंट सर्विस यूज कर सकता हूँ ना, मैं क्लाउड फ्रंट सर्विस यूज कर सकता हूँ। कौन सी सर्विस, क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट पे जाके कोड डाल दूंगा मैं, और क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, बैकएंड में S3 को यूज करेगा। ये आप कर सकते हो, और ये आइडियल अप्रोच है। ठीक है, क्लाउड फ्रंट ही यूज करना चाहिए जब आपका
कोड क्या हो, स्टैटिक कोड हो, बट मैं EC2 क्यों बता रहा हूँ? मतलब कहीं ना कहीं तो कभी किसी कहीं ना कहीं तो कोई इशू आया होगा, कहीं ना कहीं मुझे फेस हुआ होगा, ठीक है कि यार EC2 में डालते हैं, क्लाउड फ्रंट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बताता हूँ एक इंफॉर्मेटिव चीज, ठीक है, जो आई थिंक अगर अगर आप एक्सपीरियंस हो तो शायद आपने काम किया होगा, उसमें तो आपको पता होगा, और फ्रेशर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये वाला जो सिनेरियो ये कब काम आता है, ठीक है। अब आपको पता होगा तो AWS जो क्लाउड सर्विस है ना, वो तीन तरह का क्लाउड प्रोवाइड करती है आपको। मतलब AWS क्लाउड के टाइप्स बता रहा हूँ एक बार मैं आपको, तीन तरह के, ठीक है। एक तो होता है AWS ग्लोबल, ठीक है, AWS ग्लोबल, जो कि मल्टीपल रीजन में प्रेजेंट है, लाइक यूरोप में हो गया, एशिया में हो गया, ठीक है, मिडल ईस्ट में हो गया, अमेरिका में हो गया, ठीक है। तो जो भी आपको रीजन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, राइट, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये रीजन दिख रहा है ना, ये सब तो ये जो AWS क्लाउड है ना, तीन तरह के क्लाउड देता है ये। तो ये इन सब रीजन में प्रेजेंट है, देखो साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, एशिया पैसिफिक हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये इन कंट्री में या फिर इन रीजन में, इन क्वांटिटी में देता है आपको सर्विस। दूसरा कौन सा टाइप का अकाउंट हो गया AWS का, एक हो गया AWS क्लाउड फॉर US गवर्नमेंट, ठीक है। US गवर्नमेंट के लिए उन्होंने खुद ने सेपरेट कर रखा है, क्लाउड बना रखा है, जिसमें क्या होता है, US की जो गवर्नमेंट होती है उनके जितने भी काम होते हैं, लाइक आर्मी से रिलेटेड या फाइनेंस, जो भी उनके डिपार्ट डिफेंस से रिलेटेड कोई भी काम होता है, तो उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस क्लाउड में वो US गवर्नमेंट बनाती है। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है AWS चाइना, ये अकाउंट, ये सबसे तगड़ा चीज है, AWS चाइना। अब AWS चाइना क्यों है, राइट, अगर आपको पता होगा तो ये चाइना बहुत बेकार है, बेकार मतलब नहीं बोल रहा, मतलब इसमें इतना अच्छा है, मतलब कंट्री कंट्री नहीं, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, ठीक है। ये क्या करता है, ये बोलता है कि भाई हम बाहर के प्रोडक्ट को हमारे कंट्री में नहीं आने देंगे, हम खुद ही बना के यूज करेंगे, समझ रहे हो। अब जैसे कि आपको पता हो कि क्रोम हो गया, गूगल क्रोम, वो चाइना में नहीं चलता, चाइना ने खुद का प्रोडक्ट निकाल दिया बिंग करके, ठीक है। क्लाउड की बात कर लो, तो अलीबाबा करके चाइना का खुद का क्लाउड है, ठीक है। तो जो चाइना का सिक्योरिटी वॉल है, ठीक है, फायरवॉल सिक्योरिटी, या फिर फायरवॉल बोल दो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये किसी भी ट्रैफिक को ना ऐसे अंदर जाने नहीं देता है, याद याद रखना इस बात को। चाइना जो सिक्योर है ना, मतलब इतना सिक्योर क्यों है, ये किसी अननोन ट्रैफिक को ऐसे अंदर नहीं घुसने देगा। जैसे इंडिया में तो क्या है, इंडिया में कोई भी आके बिजनेस कर लेता है, क्योंकि इंडिया में कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई भी आओ कुछ भी अपना लॉन्च करो, ट्रैफिक भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना बिजनेस ऐसे करने देता ही नहीं कभी। चाइना बोलता है अगर आपको मेरे कंट्री में आके बिजनेस करना है तो मेरे यहीं का रिसोर्सेज आप यूज करोगे, समझ रहे हो। तो इससे क्या हुआ, इससे मान लो कि इंडियन कंपनी है, उसको चाइना में बिजनेस करना है ना, तो वो क्या आएगा, वो आपके इस अकाउंट में आके है ना, इंफ्रा बना के चाइना वालों को नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मान लो आप सोच रहे हो कि मैंने इंफ्रा बनाया और चलो चाइना में कोई बिजनेस करना है, और आपने ये वेबसाइट का यूआरएल चाइना वालों को दे दिया, देखे देख लेना एक बार, वहां से यहाँ तक आने में क्या होगा और जाने में क्या होगा। चाइना वाले बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत स्लो चल रहा है, ये कहीं 503 आ रहा है, कहीं 4, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, हमको एक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इसने, चाइना ने पूरी कंट्री पे एक फायरवॉल लगा रखा है, जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है, जिसको फॉलो करने के लिए उसको उसको मानना ही पड़ेगा उस फायरवॉल को, तभी आप उस चाइना बिजनेस कर पाते हो। तो AWS ने क्या करा, एक क्लाउड, ठीक है, चाइना में ही खोल दिया खुद का, बट वो AWS मैनेज नहीं करता, चाइना के लोग ही, चाइना में दो पार्टनर है, दो कंपनी चाइना की, वही उस AWS क्लाउड को मैनेज करती है वहां पे, दो लोकेशन पे, ठीक है। एक तो बीजिंग, और एक है क्या है, निंगजिया करके कुछ नाम है वो, AWS चाइना में, ठीक है। तो दो कंपनी है, या फिर दो पार्टनर है, या फिर बोल सकते हो दो वेंडर है, जो कि उस AWS क्लाउड को मैनेज करती है, ऑपरेट करती है चाइना के अंदर, वो चाइना की ही हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इतना हम क्यों समझ रहे हैं, ये तीन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है, इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अगर आप चाइना में जाते हो, ठीक है, चाइना में जाते हो, और चाइना में अगर आप, जैसे हमारा प्रोजेक्ट क्या था, हमारा स्टैटिक कोड था, ठीक है, तो आपने क्या करा, क्लाउड फंड में आपका स्टैटिक कोड डाल दिया,
क्लाउड फ्रंट में आपने क्या करा, आपका स्टैटिक कोड डाल दिया, और क्लाउड फ्रंट पे आके यूजर हिट करेगा और उसको क्या होगा, क्लाउड फ्रंट जाएगा S3 के पास, और S3 से क्या करेगा, उस कोड को एक्सेस करेगा और वो लाइव कर देगा। क्लाउड फ्रंट को ऐसा समझो, अगर आपको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ, रुको 1 सेकंड दो मुझे। ठीक है, तो क्लाउड फ्रंट को ऐसा समझो, जैसे अपना लोड बैलेंसर है ना, वो लोड बैलेंस करता है। क्लाउड फ्रंट हो गया CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, जो कि क्या काम आता है, कैशिंग के काम आता है बस। मान लो आपका स्टैटिक कोड है, अगर आपने उसको क्लाउड फ्रंट पे डाल दिया, क्लाउड फ्रंट पे डाल दिया इसका मतलब ये नहीं क्लाउड फ्रंट के अंदर जाके डाल दिया, नहीं। क्लाउड फ्रंट क्या करता है, बैकएंड में ना ओरिजिन यूज करता है। ओरिजिन मतलब ये होता है कि वो कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारे केस में वो कोड कहाँ पड़ा हुआ है, वो कोड पड़ा हुआ है S3 के ऊपर। तो क्या होगा कि क्लाउड फ्रंट हमको एक डोमेन देगा, बोलेगा कि आप इस डोमेन को हिट करो और मुझे बता दो कि आपका कोड कहाँ पड़ा हुआ है। मैं क्या करूंगा, उस ओरिजिन पे जाऊंगा जहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, वो कोड वहां से उठा के यूजर को मैं सर्व कर दूंगा। और इन बिटवीन मैं क्या करूंगा, वो जितना भी स्टैटिक कोड होगा ना उसको मैं कैश कर लूंगा। तो आगे से क्या होगा, जब भी यूजर आपकी साइट को हिट करेगा ना, तो बार बार यूजर की रिक्वेस्ट ना ओरिजिन पे नहीं जाएगी, मैंने जो कैशे किया है ना, मैं वहीं से उसको रेस्पॉन्स दे दूंगा। इसका मतलब आपका जो कंटेंट का डिलीवरी है ना, स्पीड वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगी आपकी वेबसाइट। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, क्लाउड फ्रंट। ये इसका हाई ओवरव्यू था, डिटेल में बताऊंगा, बहुत अच्छी सर्विस है। ठीक है, तो अभी आपका सिनेरियो क्या था, अभी आप ये सिनेरियो यूज कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम EC2 पे क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हम EC2 पे डिप्लॉय इसलिए कर रहे हैं, इस क्लाउड फ्रंट के अंदर एक और चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेबसाइट क्रिएट किया, ठीक है, उसके अंदर मान लो कि 10 पेज है, उसके अंदर मान लो कि इतने पेज है, 10 पेज है। अब उस 10 पेज को, ठीक है, अगर मैंने मैंने वेबसाइट खोली, ठीक है, और मान लो डायरेक्ट मैं किसी और पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट पेज आपका नहीं खुलेगा जब तक कि आप उस पेज का नाम नहीं दोगे ब्राउजर में। ठीक है, जब तक आप उसको नाम नहीं दोगे ब्राउजर में, क्योंकि क्लाउड फ्रंट तो क्या करेगा, जो आपने उसको पेज बताया उसको उठा लेगा, फर्स्ट पेज को, सेकंड पेज को थोड़ी खोल देगा वो डायरेक्टली, क्योंकि उसको हमको कोड को बताना पड़ता है ना कि भाई जब यूजर इस पे क्लिक करे तो उसको सेकंड पेज सर्व हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, क्लाउड फ्रंट में ना एक लैम्डा एट करके सर्विस होती है। लैम्डा एट एज, इसका मतलब क्या होता है कि अगर यूजर को किसी और पेज पे हमको भेजना है, या फिर हम चाहते हैं कि अगर यूजर इस पेज को खोले तो उसको ये पेज ना दिखे, दूसरा पेज दिख जाए। ठीक है, यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो उसको तीसरा पेज दिख जाए। तो वो हम कोड का लिखते हैं, वो हम लिखते हैं लैम्डा एट एज के अंदर, मतलब लैम्डा के अंदर लिख देते हैं हम। समझना, ठीक है, किसके अंदर लिखते हैं, लैम्डा एट एज के अंदर। तो क्या होगा, मान के चलो यूजर ने एक पेज ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल कि DevOpsIn.com/XYZ। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ, कंपनी का मेन पेज ओपन हो गया। अब मान लो कल को क्या है, एक लिंक है यहाँ पे, एक लिंक है, एक पेज है, ठीक है, फिर कोई दूसरा पेज है, वो मुझे यूजर को बताना है कि भाई अगर यूजर इस पे आए तो इसको खोले तो वो उस लिंक पर डायरेक्ट चले जाए। अब क्या होगा, दिक्कत इसमें दिक्कत क्या है पता है, अगर आपके पास लैम्डा एट एज नहीं है ना, ये सर्विस नहीं है ना, तो आप पेज को रीडायरेक्ट नहीं कर सकते जहाँ पे आप चाहते हो। ये रियल टाइम प्रॉब्लम से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, रियल टाइम्स। अभी आपको लग रहा होगा छोटी है, नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, अगर आपके क्लाउड फोन के पास लैम्डा एट एज नहीं होगा ना, तो क्या होगा, आप पेज को रीडायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई यूजर चाहता है कि यूजर जैसे इस पेज पे आए तो मैं उसको दूसरे पेज पे भेज दूँ। या फिर जब भी कॉल, क्योंकि कंपनी में ऐसे बहुत यूज केस आते हैं कि हमको क्या करने पड़ता है, हमको हैंडल करने पड़ते हैं रिक्वेस्ट की, इस पेज पे आए तो वहां जाना चाहिए, अगर रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है तो यहाँ जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ आई तो वहां जानी चाहिए। तो वो आप किससे हैंडल कर सकते हो, वो आप हैंडल कर सकते हो लैम्डा एट एज पे। ये मैं पढ़ाऊंगा जब लैम्डा का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, इसका क्लाउड फ्रंट का। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट मैं अभी क्लाउड फ्रंट का आपको बता रहा हूँ ये मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं EC2 का बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लैम्डा एट एज की सर्विस है, जो पेज को रिडायरेक्ट करती है या फिर पेज को ओपन करती है जो मैं चाहता हूँ वो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पेज लिखा लाइक DevOps.com, और मेरा जो फर्स्ट पेज है वो है इंडेक्स। ठीक है, अब मैं इंडेक्स लिख दूंगा, इंडेक्स डॉट है, तो क्या होगा, आपका ये पेज तो खुल जाएगा। अब मान लो उस पेज के पीछे आपके फाइल का एक्सटेंशन भी आ जाएगा HTML। अब मैं नहीं चाहता कि यार ये HTML लिखा हुआ ब्राउजर पे, कोई अगर आप किसी को URL दे रहे हो तो उस पे पेज का एक्सटेंशन लिखा रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगता दिखने में। आपका जनरली वेबसाइट कैसा होना चाहिए, आपका जो भी डोमेन हो और आपका पेज का नाम हो, लाइक XYZ ओनली। अगर वो ऐसे दिखेगा XYZ.html तो बेकार लगेगा। मान लो दूसरा पेज है ABC.html, अब वो आपको ओपन करना है, डायरेक्टली ओपन करना है ABC.html,
तो वो आप कैसे ओपन कर पाओगे? वो आप ओपन ही नहीं कर पाओगे ना जब तक आप पूरा पाथ नहीं दोगे उसको कि abc.html। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मानो हम हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है, ठीक है, अगर मेरा एक वेबसाइट है डेवॉप्स, अब ये जो मैंने मिटा दिया ये याद रखना, ठीक है। मान लो मेरा अपना एक वेबसाइट है विच इज DevOpsIn.com, DevOpsIn.com। अब मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, तो एक पेज खुलेगा। अब इस केस में क्या होगा पता है, अगर आपके पास लैम्डा एट नहीं क्लाउड फंड में, तो क्या होगा पता है, आपको ये पेज ओपन करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा index.html। और ये क्या एक अच्छा चीज है क्या भाई? अगर मैं किसी को दूं, मैं किसी से पार्टनरशिप कर रहा हूँ या मैं किसी को अपना बिजनेस बता रहा हूँ फंड के लिए, अब वो देखेगा भाई index.html क्यों आ रहा है, ये लिखना पड़ेगा कि मुझे index.html के, ऐसे मान लो कि पेज का नाम 100 वर्ड का हुआ तो वो पेज का नाम को लिखना पड़ेगा कि खोलने के लिए? नहीं, ये कंपनी में मानते ही नहीं। अगर आपने ऐसा इंफ्रा बनाया तो कभी वो लाइव जाएगा ही नहीं, कंपनी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उसको। क्या क्या बना रहा हो? तो लिखना पड़ रहा है मुझे, तो मुझे नहीं लिखना ये। तो उस चीज को छुपाने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए, रिडायरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, लैम्डा एट एच। इसमें मैं क्या बोलूंगा कि जब भी कोई इसको खोले तो उसको index.html दिखा देना, बट वो छुपा देना, वो दिखना नहीं चाहिए उसको। अगर कोई दूसरा पेज ओपन कर रहा है तो उसमें से .html हटा देना, मतलब पेज दूसरा सर्व कर देना बट उसमें से वो निकाल देना। तो ये सब आप कर सकते हो उसके अंदर रिडायरेक्शन, अगर आप सर्च करो। ठीक है, ये मैं प्रोजेक्ट जब कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। लैम्डा एट एज इन क्लाउड फ्रंट, ठीक है, ये रहा लैम्डा एट एज इन क्लाउड फ्रंट। ठीक है, देखो जो आपकी परफॉर्म इंप्रूव करेगा, लेटेंसी रिड्यूस करेगा, ठीक है, पूरी मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन मल्टीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये पूरा बता रहा है। ये अच्छा यूज केस है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और भी क्लियर होगा, ठीक है। मतलब मैंने आपको ओवरव्यू बताया कैसे हम लैम्डा एट एज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लैम्डा एट एज है ना, अगर आपने इसको इस अकाउंट में लॉन्च कर दिया विच इज AWS ग्लोबल अकाउंट में, वहां पे तो ये सर्विस आपको मिल जाएगी। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप अपना स्टैटिक कोड क्लाउड फंड में डाल सकते हो। बट चाइना में अगर आप कभी काम कर रहे हो ना, और कभी आपने देखा होगा तो उस कंट्री में क्या होता है, चाइना के अंदर क्लाउड फंड की सर्विस तो है, बट उसके अंदर लैम्डा एट एज की सर्विस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो आपका ग्लोबल अकाउंट है ना गाइस, इसमें आपको सारी सर्विस मिलेगी, बट चाइना में आपको ये सब सर्विस नहीं मिलेगी। कौन कौन सी, मतलब चाइना में है सर्विस बट वो इतनी जितनी अवेलेबल यहाँ पे जितनी फीचर्स है ना, वो फीचर्स उसमें नहीं है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल क्लाउड फंड वहाँ पे आपको चाइना में मिलेगा, बट उस क्लाउड फंड के अंदर आपको लैम्डा एट एज नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको चाइना में वेफ का नहीं मिलेगा, रूल वेफ का, वेबसाइट एप्लीकेशन फायरवॉल, ये सर्विस आपको चाइना में मिलेगी लोड बैलेंसर में, बट क्लाउड फंड पे नहीं मिलेगी। सिमिलरली आपको ग्लोबल अकाउंट में ये सर्विस मिल जाएगी क्लाउड फंड के लिए, राइट, क्योंकि मैंने इस पे बहुत काम किया डब्ल्यू चाइना अकाउंट में। करेक्ट। सो ये रियल टाइम रियल टाइम प्रॉब्लम ही है, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा। इसलिए मैंने क्या बताया, इसलिए मैंने क्लाउड फंड नहीं चूज करके क्या बताया, EC2। क्या बताया, EC2। ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन बताता हूँ, ठीक है, दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन है, कंपनी है भाई स्टार्टअप, ठीक है, कंपनी क्या है, स्टार्टअप है भाई, ठीक है। मुझे नहीं पता कंपनी का क्या होगा बट स्टार्टअप है। अब मान लो उसको छोटा सा कोई एनवायरनमेंट सेटअप करना है टेस्टिंग के लिए, विच इज कॉल्ड डेव एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर मान लो उसके पास 5 वेबसाइट उसको एक साथ टेस्ट करनी है, 5 वेबसाइट उसको एक साथ यूज करनी टेस्ट करनी है, ठीक है, और पांचों स्टैटिक है, ठीक है। अगर आप क्लाउड फंड के साथ जाते हो तो आपको क्या करेगा, आपको 5 क्लाउड फंड क्रिएट करने पड़ेंगे। उन 5 क्लाउड फंड के लिए आपको 5 S3 बकेट क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उन S3 बकेट के अंदर पॉलिसी, आप एक बकेट भी यूज कर सकते हो बट उसमें आपको पॉलिसी लिखनी पड़ेगी। बट आइडियल केस में क्या होता है, आप अलग अलग बनाओ ताकि आइसोलेशन रहे, करेक्ट, वो आइसोलेटेड रहे। तो ऐसा अगर 5 वेबसाइट आ गई तो आपको 5 क्लाउड फंड क्रिएट करने पड़ेंगे। बट अगर आप EC2 यूज कर रहे हो तो आपको पता है ये 5 वेबसाइट आप एक EC2 के ऊपर आराम से डाल सकते हो इजिली। तो इसका मतलब आपका डेव एनवायरनमेंट के लिए एक सर्वर हो गया, उस सर्वर के अंदर आप क्या करो, डिफरेंट प्रोजेक्ट फोल्डर बनाओ, और इनका एक अलग से nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करो, ठीक है, और आप उसको यूज करो।
उस वेबसाइट को यूज करो। ये दूसरा यूज केस हो गया कि भाई मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट नहीं करने, डेव एनवायरनमेंट है, तो मैं क्लाउड फंड यूज नहीं करके क्या करता हूँ, EC2 लॉन्च करता हूँ, उसके अंदर मेरा डेव एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, मेरा स्टेज भी आ जाएगा, मेरा QA का भी आ जाएगा, मल्टीपल एनवायरनमेंट मेरे इसके अंदर ही आ जाएंगे। और दूसरा फायदा क्या हो गया, दूसरा फायदा ये हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ही गिटहब एक्शन रन करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, सारे फोल्डर के अंदर जाके डिप्लॉय कर देगा एनवायरनमेंट। बट इस क्लाउड फंड में क्या हो, क्लाउड फंड में आपको अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग गिटहब एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। जब इस पे डिप्लॉय करना होगा तो इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से। ठीक है, हम एक साथ भी कर सकते हैं बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट हमारा जब भी आप किसी इंफ्रा पे काम करो ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए, हाँ भाई सिंपल सा, इतना कोई लॉजिक, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं। दूसरा कॉस्ट सेव होना चाहिए, कॉस्ट सेव होना चाहिए। ठीक है, तीसरा परफॉर्मेंस तो है उसकी, हाँ परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, IC2 बना और EC2 पे डिप्लॉय करो, तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट यही होगा कि मैं गिटहब से, ठीक है, गिटहब से हमारे स्टैटिक कोड को EC2 पे कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ डॉट से, आपके मन में होगा अगर आपको पता हो। ठीक है, एक सेकेंड। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि सर गिटहब एक्शन से, ठीक है, गिटहब एक्शन, ये गिटहब एक्शन है, ठीक है, इससे मेरे को ना EC2 पे कोड डालना है, ये मेरा EC2 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो तीन सर्विस मैंने डिस्कस कर दी, लाइक पहले मैं S3 पे कोड डालूंगा, ठीक है, और S3 से क्या होगा, मेरा कोड क्या कहाँ जाएगा, बाय यूजिंग SSM कमांड रन करूंगा। सिस्टम मैनेजर की एक सर्विस होती है, वो क्या करेगा, EC2 पे कोड भेज देगा। कौन सा कोड, जो कि मेरा गिटहब में पड़ा हुआ है। गिटहब में कोड पड़ा हुआ, गिटहब एक्शन क्या करेगा, यहाँ से कोड को फेच करेगा, फेच करके S3 में डालेगा, और SSM को बोलेगा कि आप S3 से कोड को फेच करो और कहाँ डाल दो, EC2 के ऊपर। ये हो गया गिटहब एक्शन। अब आप सोच रहे हो कि सर ये गिटहब एक्शन जो है, ठीक है, इसमें हम सिर्फ हमारा इंस्ट्रक्शन देंगे, सेट ऑफ रूल्स कि क्या क्या टास्क आपको करना है। इसकी जगह क्या सर मैं कुछ और यूज कर सकता था क्या। आपको ये तो समझ में आ गया होगा मैंने EC2 के यूज किया इंस्टेड ऑफ क्लाउड फ्रंट। ठीक है, दो प्रॉब्लम के लिए, एक प्रॉब्लम मैंने आपको चाइना का बता दिया, दूसरा बता दिया कॉस्ट के हिसाब से आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। और मल्टीपल एनवायरनमेंट आपको करना है तो आप उसमें एक ही EC2 में डाल सकते हो। अगर आप क्लाउड फंड क्रिएट करोगे तो आपको मल्टीपल क्लाउड फंड क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके हो गए, और भी इसके यूज केस हो सकते हैं कि EC2 क्यों यूज कर रहे हैं और ये क्यों नहीं यूज कर रहे, क्या बोलते हैं क्लाउड फंड क्यों नहीं। अगर कल को डायनामिक कोड हो गया, मान के चल लो, अभी तो मैं स्टैटिक कोड की बात कर रहा हूँ, तुमको डायनामिक कोड हो गया, डायनामिक कोड के लिए रन टाइम लगेगा, और रन टाइम आप कहाँ डाल सकते हो, EC2 के ऊपर, ना कि क्लाउड फंड के ऊपर। समझ रहे हो, अगर मान लो आपका नोड जेएस का एप्लीकेशन, आपको नोड जेएस लगेगा रन टाइम, तो आपको तो EC2 पे नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपके कोड को रन करना पड़ेगा, कमांड आप पास कर दो SSM से। तो ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है गिटहब एक्शन की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है जेनकिंस। वाई जेनकिंस, कंपनी क्या करती है, कल को मान लो एक ही रैपो, एक ही गिटहब एक्शन रन कर रहा हूँ मैं, कल को मान लो मेरे पास 10-20 गिटहब एक्शन रन करने हैं मुझे। अब पता है ये आपको लग रहा हो गिटहब एक्शन रन करने से क्या होता है, भाई इसको रन करने से ना कॉस्ट भी आता है इसका, याद रखना, ये कॉस्ट भी आता है इसका। ये ऐसे रन नहीं होता, ये भी किसी मशीन के ऊपर रन होता है। ठीक है, अब मैं जेनकिंस क्यों यूज करूँ, जेनकिंस यूज करने का ये फायदा है, पहला फायदा बताता हूँ, कॉस्ट कैसे। कॉस्ट कैसे, कल को मान लो आपके एक दिन में 10 गिटहब एक्शन रन हो रहे हैं, क्योंकि मान लो कि 10 डेवलपर है, और मान लो कि 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मान लो टोटल 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक एक टीम में 10-10 है, तो 50 गिटहब एक्शन रन हो रहे हैं डेली के। अब मान लो एक दिन में ही 50 रन हो रहे हैं, और गिटहब एक्शन का कॉस्ट आता है, वो आप चेक करना गूगल पे जाके कितना कॉस्ट आता है, कितने देर तक चलता है तो कितना कॉस्ट आता है। ठीक है, अब क्या होगा बात, अगर आप ये यूज करोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ता रहेगा, राइट, कि अगर मान लो किसने 10 की जगह 20 रन कर दिया, मान लो उसको इशू आ रहा है, वो रन करे जा रहा है, डिप्लॉय करे जा रहा है, डिप्लॉय करे जा रहा है, तो कॉस्ट इसमें इंक्रीज ही होगा, राइट, क्योंकि वो गिटहब उसका, क्योंकि उसका सर्वर कौन मैनेज कर रहा है, गिटहब एक्शन कर रहा है, वो लेगा उसका पैसा। ठीक है, अगर आप जेनकिंस यूज करोगे, जेनकिंस अगर आपके एनवायरमेंट में ना, तो आप इसके अंदर या तो 1000 बार रन करो या 2000 बार रन करो, कॉस्ट क्या आएगा, कॉस्ट एक EC2 का ही तो आएगा ना, जहाँ पे रन हो रहा है। और उसका कितना कॉस्ट आ सकता है, मान के चलो $30। ये मैं बता रहा हूँ महीने का, मंथली $30। आप 1000 बार रन करो या 2000 बार रन करो, मुझे क्या मतलब, बट आपने यहाँ पे 1000 या 2000 रन कर दिया ना, कॉस्ट देखना कितना बढ़ जाएगा भाई, कम से कम $300-400 आ जाएगा मंथली कॉस्ट।
तो हमको सोचना पड़ता है कॉस्ट के लिए भी, ठीक है। और दूसरा वे क्या होता है, दूसरा वे होता है आप जेनकिंस यूज करो, कंपनी अगर जेनकिंस यूज कर रही है तो, ठीक है। जेनकिंस यूज नहीं करना क्योंकि जेनकिंस में भी कुछ इश्यूज है, राइट, तो वो हम बाद में देखेंगे। एक और है AWS यूज करना, तो AWS की एक सर्विस होती है जिसको कोड बिल्ड, जो कि गिटहब एक्शन की तरह ही काम करती है। बट द थिंग इज कॉस्ट इसका भी आता है, जितना गिटहब का आता है, जितना गिटहब का आता है उतना कॉस्ट नहीं आता है, डिपेंड करता है कितनी देर के लिए रन होता है, ठीक है। या तो इसका कॉस्ट, इसका पर सेकंड कितना लगता है, इसका पर सेकंड कितना लगता है, आप चेक कर सकते हो। तो या तो आप गिटहब एक्शन यूज कर लो, जेनकिंस यूज कर लो, या कोड बिल्ड आप यूज कर सकते हो। कोड बिल्ड में आपको करना पड़ेगा, ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे जो आपने गिटहब एक्शन में लिखे हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या यूज कर सकते हो। मैं आपको जो हम जो प्रोजेक्ट करेंगे वो यूज करेंगे गिटहब एक्शन। वाई गिटहब एक्शन? क्योंकि गिटहब एक्शन भी आना चाहिए, राइट। आप बोलोगे तो कोड बिल्ड से भी मैं बता दूंगा, सिंपल है, कोई बड़ा नहीं, एक दिन उसका प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का था, मैंने आपको इसका यूज कैसे बता दिया, कहाँ पे यूज होता है, क्या क्या फीचर्स है इसके, और कैसे ये काम करता है। तो इससे क्या होगा, जो फ्रेशर है, राइट, मतलब जो कर रहे हैं उनको पता नहीं कि प्रोजेक्ट का कैसे सर कैसे फ्लो होता है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, हमको कैसे चलेगा पता, हम क्या सीखे क्या पढ़े, राइट। तो इससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कोड डिप्लॉय होता है, कैसे कोड रन होता है। सो गाइस ये तो थ्योरी था। अब मैं इसको इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पैरेलली हम क्यूबरनेटिस भी पढ़ते रहेंगे, उसका वीडियोस भी डालता रहूंगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। 3 पार्ट में ये प्रोजेक्ट डिवाइड होगा। पहला ये होगा कि आपको रेपो, हम रेपो क्रिएट करेंगे, उसमें हम सिंपल सा कोई सा भी कोड डाल देंगे। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, गिटहब एक्शन का वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे, गिटहब और AWS को हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे बाय यूजिंग वेब आइडेंटिटी। ये मैं कवर कर चुका है AWS के सीरीज में, ठीक है। मैंने आइडेंटिटी कवर नहीं किया, मैंने सैमल कवर किया था, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चौथा क्या हो गया, हम इस बाय यूजिंग S3 में कोड डालेंगे। पांचवा क्या हो गया, हमारा जो SSM है वो क्या करेगा, EC2 के अंदर कोड डाल देगा, EC2 के अंदर कोड डाल देगा, ठीक है। बट ये प्रोजेक्ट है, रियल टाइम में क्या होता है, लोड बैलेंसर होता है। बट समझ रहे हो, क्वेश्चन इज जो मेरा EC2 है, राइट, उसको मैं पब्लिक आईपी दूंगा क्योंकि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको प्राइवेट आईपी दे दूंगा चलेगा, वो भी प्राइवेट आईपी में। बट मैं पब्लिक आईपी क्यों दूंगा, क्योंकि उसको मुझे आपको दिखाना पड़ेगा ना ब्राउजर पे करके। तो अगर पब्लिक आईपी नहीं दूंगा तो मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा ब्राउजर पे। अगर मैं सर्वर पे एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कर्ल कमांड यूज करके कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, दोनों तो मैं दिखा नहीं सकता, राइट, क्योंकि या पब्लिक का दिखाऊंगा या प्राइवेट का दिखाऊंगा। अगर आप प्राइवेट यूज करो तो पीछे आप क्या यूज करोगे, लोड बैलेंसर, उसका क्या कॉस्ट आएगा, राइट। सो ये मैं प्रोजेक्ट कवर कर चुका लोड बैलेंसर का, देख लेना, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, डू कमेंट्स प्लीज। अच्छा लगा वीडियो तो बताओ कैसा लगा है, राइट। एटलीस्ट लाइक लाइक हिट, ओके, लाइक तो करो ताकि पता चले कि हाँ भाई पसंद तो आ रहा है ना, ओके। तो इसे क्या पता नहीं चलता कि पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। डू मोर कमेंट्स, राइट, और शेयर भी करो जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट, जितने लोगों को मिलेगा अच्छी बात है, करेक्ट। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।